इस गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज के सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर गणित शिक्षण शास्त्र को कंप्लीट करने वाले हैं। गणित शिक्षण शास्त्र के जैसे कि इससे पहले आपके 3 सेशन हो चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने थ्योरी विद क्विज डिस्कस किया था। लाइक कोई भी टॉपिक हो गया तो उससे किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। तो स्टार्टिंग के 3 सेशन में हम लोगों ने बहुत सारी प्रैक्टिस करी है। तो आज हम लोग यहाँ पर एक मॉक टेस्ट कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि पूरा प्रीवियस ईयर पेपर पर बेस्ड है। जैसे कि आपने देखा होगा, जब आपका मैथ्स का पेपर आता है तो उसमें 15 नंबर आपके मैथ्स के बनते हैं, 15 नंबर आपके शिक्षण शास्त्र के बनते हैं, राइट। तो वही 15 क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं और देखेंगे कि किस तरीके से हमारी तैयारी चल रही है। ओके, तो सेशन को स्टार्ट करेंगे। यदि आप मैथ्स पेडागोजी के कंप्लीट कोर्स को बाय करना चाहते हैं तो जस्ट ₹99 में आप कंप्लीट कोर्स बाय कर सकते हैं। उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं 8770803840 पर। टेलीग्राम का लिंक एंड वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप सेम नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए, वन मोर इन्फॉर्मेशन इज फॉर यू। यदि आप एमपीटेट की टेस्ट सीरीज को बाय करना चाहते हैं, जो कि परीक्षा ऐप पर अवेलेबल है, ठीक है, तो यहाँ पर आप कंप्लीटली अभी तक आपने जितनी भी क्लासेस देखी है, जितना भी थ्योरी अटेंड किया है, जितने भी हम लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, यदि पूरे 150 नंबर का टेस्ट पेपर आप लगाना चाहते हैं तो आप परीक्षा ऐप पर जा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में परीक्षा ऐप का लिंक रखा हुआ है, आप डायरेक्टली उस लिंक पर जाकर डाउनलोड उसे कर सकते हैं। और यदि आप ये कूपन कोड यूज़ करते हैं विच इज़ GLOBAL50, GLOBAL50, यदि आपने इस कूपन कोड का यूज़ किया है, जो कि टेस्ट सीरीज़ आपकी अवेलेबल है 300 रुपीज़ में, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 50% ऑफ। यदि आप ये कूपन कोड यूज़ करते हैं तो जस्ट ₹150 रुपीज़ में आप पूरे टेस्ट सीरीज़ को यहाँ पर खरीद सकते हैं। कुछ फ्री टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है, आप यहाँ पर टेस्ट लगाइए, है ना। और आपको सही लगता है तो आप ज़रूर से टेस्ट सीरीज़ को बाय करिए। और आप कूपन कोड यूज़ करना ना भूलें, इसमें आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। जस्ट ₹150 में आप इस टेस्ट सीरीज़ को बाय कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखो, प्रीवियस जो सेशन हुआ था, लास्ट हमारा थर्ड जो सेशन था, उसमें हम लोगों ने सारी डेफिनेशंस को कंप्लीट किया था और वो क्वेश्चन भी कंप्लीट किए थे जो कि प्रीवियस एग्जाम में परिभाषाओं से पूछे गए थे। तो उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा है। गणित जो है सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। कहीं कहीं आपको सी द्वार भी दिखेगा। गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, ये स्टेटमेंट किसने दिया है? लाइक मैथमेटिक्स इज द गेट एंड द की ऑफ ऑल दी साइंस, दिस वर्ड आर सेड टू। रोजर बेकन के द्वारा, हैमिल्टन के द्वारा, प्लेटो के द्वारा, या फिर बर्ट्रेड रसेल के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। तो आपको पता है ये वाला स्टेटमेंट पूंजी और द्वार की बात किसके द्वारा की गई है? रोजर बेकन के द्वारा की गई है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा, ठीक है। और यदि बात करें, प्लेटो ने अपना अलग ही स्टेटमेंट दिया था, बर्ट्रेड रसेल की भी अपनी अलग डेफिनेशंस है, ठीक है। तो यदि आपको सारे ही जितने भी व्यक्तित्व हैं उनकी डेफिनेशन पढ़ना है तो एक बार से प्रीवियस सेशन आप ज़रूर से विजिट करें। आपको सारी ही 15 डेफिनेशन हम लोगों ने डिस्कस करी थी, उसके अंदर ये सारी डेफिनेशंस आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ओके, फिलहाल अभी हम लोग विज्ञान की कुंजी और सही द्वार की बात कर रहे हैं, तो ये डेफिनेशन दी गई है रोजर बेकन के द्वारा। चलिए आगे बात करते हैं, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? यदि बच्चे ने गणित का अध्ययन किया है तो उसके अंदर कौन कौन से गुणों का विकास हो सकता है? बेसिकली ये आपसे मूल्य की बात कर रहा है, गणितीय मूल्य की बात कर रहा है। जो मैथमेटिकल वैल्यूज जो हमने फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था वो ही बात हो रही है। बच्चे के अंदर आत्मविश्वास, लाइक हम लोग बोल सकते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, सही बात है। लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है, सही बात है। और एनालिटिकल थिंकिंग, विश्लेषणात्मक सोच का विकास होता है, तो ये भी सही है। मतलब तीनों ही स्टेटमेंट आपके राइट है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी के। हाँ, इन सारे गुणों का विकास बच्चे का हो सकता है। 10 अलग अलग तरीके के मूल्य हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे। तो कोई भी थ्योरी सेशन आपको मिस नहीं करना है, ज़्यादा लेंदी नहीं है, 15 से 20 मिनट, और कोई सेशन 10 मिनट के भी हैं, है ना। तो आप वो ज़रूर से विजिट करें, कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व क्या होता है? प्राइमरी लेवल पर गणित का महत्व क्या होता है? ये क्वेश्चन ना 2 तरीके से पूछा हुआ है। क्वेश्चन सेम है लेकिन ऑप्शन अलग अलग होते हैं। फिलहाल आपके सामने जो ऑप्शन रखे गए हैं वो है आपका सांस्कृतिक महत्व हो सकता है, मानसिक महत्व हो सकता है, व्यवहारिक महत्व हो सकता है, आध्यात्मिक महत्व हो सकता है, ठीक है। तो प्राइमरी लेवल पर अगर एनसीएफ 2005 का पूरा हम लोग बात करें तो जितनी भी चीज़ें बताई गई वो किसकी बात करती है? व्यवहारिक मूल्य की यहाँ पर बात करती है। लेकिन यही ऑप्शन आपको थोड़े से घुमा फिरा कर आते हैं, जहाँ पर आपको दिया जाता है कि सांस्कृतिक मूल्य की बात की जा रही है या फिर मानसिक मूल्य की बात की जा रही है, ठीक है। ये 3 ऑप्शन आपको दिखेंगे, सांस्कृतिक मूल्य, मानसिक मूल्य और यहाँ पर कुछ आपका सामाजिक मूल्य कर दिया गया है, ठीक है। ये प्रश्न एक और बार एग्जाम में पूछा गया। अगर ये 4 ऑप्शन आपके सामने होते हैं तो फिर आपका आंसर क्या होगा? सांस्कृतिक, सामाजिक,
मानसिक और आध्यात्मिक, तो ऐसी स्थिति में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर मानसिक और व्यवहारिक में से आपको चुनना हुआ जो कि आपके दैनिक जीवन से संबंधित है, तो फिर आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ये दोनों ही प्रश्न हम लोग एक साथ कंप्लीट कर रहे हैं। प्राइमरी लेवल पर, प्राइमरी लेवल की हम लोग बात करें तो जो मैथ्स का जो महत्व होता है वो हम लोग मानते हैं व्यवहारिक स्तर पर होता है, लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो फिर आप मानसिक करके आना। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो सेम क्वेश्चन, क्योंकि सारे ही प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड होते हैं, तो जैसा पेपर होगा, जैसे ऑप्शन होंगे, वैसे आपको आंसर करना होगा। ठीक है, आई थिंक ये डाउट नहीं होगा कि मानसिक क्यों नहीं लगाया, व्यवहारिक ही क्यों लगा दिया। तो जो सबसे सूटेबल होता है उसे हम लोग सिलेक्ट करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत किसमें प्रयोग किया जाता है? कहाँ पर जनरल टू स्पेसिफिक बढ़ा जाता है? जहाँ पर पहले बच्चा जनरल चीज़ों को सीखता है, उसके बाद स्पेसिफिक जाता है। तो हमें पता है सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत गुण है निगमन विधि का, डिडक्टिव मेथड का। ठीक है, और इसका जस्ट रिवर्स हम लोग करेंगे, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना आगमन विधि का गुण होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 95 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो गणित में किस विधि में हम प्राय सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? मतलब कहाँ पर ऐसा होता है जहाँ पर आप सूत्र और नियमों की सहायता से चीज़ों को सीखना प्रारंभ करते हैं, अपना अधिगम प्रारंभ करते हैं। तो सूत्र और नियमों की बात हम लोग निगमन के अंदर करते हैं। निगमन में जो शुरुआत होती है वो सूत्र से, नियम से, रूल से, कानून से होती है। और आगमन की बात करेंगे तो आगमन में हमेशा शुरुआत होती है उदाहरण से। ठीक है, संश्लेषण में आप चीज़ों को जितना भी आपने तोड़ रखा है उनको आप सिंथेसाइज करते हैं, उनको आप जोड़कर पढ़ते हैं। विश्लेषण का मतलब होता है चीज़ों को आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर पढ़ते हैं। करेक्ट है। चलिए आगे बात कर रहे हैं, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए? आप चाहेंगे कि जो छोटे बच्चे हैं, जो छोटी क्लासेस है, उनमें आप बच्चों के अंदर इंटरेस्ट जगह मैथ्स को लेकर, तो आप क्या करें, मनोरंजन और खेल संबंधी क्रियाकलाप करवाएं, रटने के ऊपर बल दें, निगमन विधि का प्रयोग करें, आगमन विधि का प्रयोग करें। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, मनोरंजन और खेल संबंधी कार्य यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं, ताकि बच्चों का मन भी लगा रहे। उनको बोलते हैं ना कि जो बोलते हैं कि बच्चे ऊब जाते हैं मैथ्स को देखकर, या उन्हें डर लगता है, मैथ्स का भूत उन्हें बहुत डराता है, वो सारी चीज़ें नहीं होगी यदि मनोरंजन और खेल कार्य यहाँ पर किए जाते हैं। करेक्ट है। चलिए आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किसमें गणित विषय का स्पष्ट रूप से प्रयोग नहीं होगा? ये 4 एक्टिविटी आपके सामने है। यदि आप लाभ हानि के प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, क्या यहाँ पर गणित का यूज़ नहीं हो रहा है? दूसरा, साइकिल चलाने में गणित का यूज़ नहीं हो रहा है। तीसरा, सब्जियाँ खरीदने के अंदर लाइक आप बोलते हैं ना कि मोल भाव कर रहे हैं, बार्गेनिंग कर रहे हैं कि नहीं, धनिया तो फ्री में डाल देना चाहिए, ऐसी वाली चीज़ें, और पैसे दे रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, है ना, वो सारी चीज़ें। उधार लेन देन करने में तो हमें पता है साइकिल चलाना फिजिकल एक्टिविटी का हिस्सा है, इसमें गणित का प्रयोग नहीं हो सकता है ना। इन चारों की यदि तुलना की जाए तो सब जगह गणित मुख्यतः मेनली प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन साइकिल चलाने में नहीं हो रहा है। हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कुछ ये ऐसे क्वेश्चन है कि आपको देखते से ही आंसर याद आ रहे होंगे। यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है, गणित में कई बार फेल हो जाता है, तो यह जानने के लिए कि गणित की किस शाखा में वो कमजोर है, अंक गणित कमजोर है, रेखा गणित कमजोर है, बीज गणित कमजोर है, कहाँ पर वीकनेस है, कहाँ पर दिक्कत आ रही है, तो कौन सी विधि लाओगे? लिखित कार्य, उसको कोई रिटर्न वर्क दे दोगे, उसको मौखिक कार्य, उसका उपचारात्मक तरीका, उसका निदानात्मक तरीके का प्रयोग करेंगे। लिखित रिटर्न वर्क हो गया, मौखिक एक वर्बल ओरल एक्टिविटी हो गई, उपचारात्मक रिमीडियल वे हो गया, है ना, और निदानात्मक आप डायग्नोसिस उस बच्चे का करें। डेफिनेटली हमें डायग्नोसिस करना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट कि कहाँ पर दिक्कत है, क्योंकि इससे पूछा है ना कि किस शाखा में, किस विशेष शाखा में दिक्कत है। ऐसा तो नहीं कि उसका मैथ्स पूरा स्ट्रॉन्ग है, उसका बीज गणित फॉर्मूला वगैरह अच्छे से लगा लेता है, A+B का होल स्क्वायर वगैरह, लेकिन उसको ट्रिग्नोमेट्री, साइन कोस थीटा, टैन थीटा नहीं पता है, तो हो सकता है वहाँ नंबर कट रहे हो। तो वी हैव टू फाइंड आउट ना कि कहाँ दिक्कत है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर बच्चे का डायग्नोसिस करना पड़ेगा। ठीक है, पता करना पड़ेगा। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं, छात्र गणितीय गणना में गति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अ स्टूडेंट कैन गेन स्पीड इन मैथमेटिकल कैलकुलेशन बाय। बच्चों की स्पीड कैसे आएगी? हमें पता है, हमसे बोला जाता है कि मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, दिन के समय 3 से 4 घंटे आप मैथ्स की प्रैक्टिस कर लो, है ना। तो क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगी। तो ऑप्शन देख लो, चर्चा, वाद विवाद, डिस्कशन, डिबेट करने से, ओरल वर्क से, प्रैक्टिस से, या रिटर्न वर्क से? डेफिनेटली प्रैक्टिस करने से। हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुशासन बनाए रखना, केवल परीक्षा करवाना, केवल प्रश्न पत्र बनवाना, या अधिगमकर्ता की उपलब्धि को जानना और उसके अंदर सुधार लेकर आना? तो क्या केवल अनुशासन बनाए रखना मूल्यांकन का उद्देश्य? नहीं। केवल एग्जाम कंडक्ट करवा ले, नॉट सफिशिएंट। केवल
प्रश्न पत्र बनवा लिया, ब्लू प्रिंट बनवा ली, नॉट सफिशिएंट। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अधिगमकर्ता की उपलब्धि को जानना, उसके अंदर सुधार लेकर आने पड़ेगे। मतलब अगर बच्चे को कोई दिक्कत है, सबसे पहले डायग्नोसिस करो, डायग्नोसिस के बाद उसका उपचार, उसका रिमेडियल करो, राइट। तो डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है। चार्ट एवं ग्राफ जो है श्रव्य दृश्य सामग्री का ही हिस्सा है, ठीक है। चार्ट का प्रयोग केवल सामाजिक विज्ञान में किया जाता है और शिक्षण में कुशलता के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। अब आप इसमें देखो कि कौन सा स्टेटमेंट राइट लग रहा है। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऑप्शन नंबर डी से। शिक्षण में कुशलता के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री महत्वपूर्ण है, इसने क्या लिख दिया, नहीं है, मतलब ये गलत है। चार्ट का प्रयोग केवल सामाजिक विज्ञान में किया जाता है, क्यों? चार्ट का प्रयोग तो हम लोग कहीं पर भी कर सकते हैं, कोई भी चीज़ हमें एक्सप्लेन करनी हुई तो वहाँ पर भी हम लोग चार्ट लगा सकते हैं ना। तो ज़रूरी नहीं है सामाजिक विज्ञान, हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में, हर जगह आप चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट केवल सामाजिक विज्ञान की बात कर रहा है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं गलत हो गया। चार्ट एवं ग्राफ जो होते हैं वो श्रव्य दृश्य सामग्री में आते नहीं। चार्ट और ग्राफ जो होते हैं वो केवल दृश्य सामग्री होती है, क्योंकि उनको सिर्फ देख सकते हैं। हमने स्कूल में देखा होगा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल का चार्ट लग रहा है, तो क्या वहां से आवाज भी सुनाई देती है क्या? नहीं, जस्ट उसे देख सकते हैं। तो चार्ट और ग्राफ किसका हिस्सा है? दृश्य सामग्री का हिस्सा है। अब पहला स्टेटमेंट पढ़ो, श्रव्य और दृश्य सामग्री जो होती है, ऑडियो वीडियो जो लिंगुअल एड्स जो होते हैं, वो सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी होती है, डेफिनेटली बच्चों के लिए ही उपयोगी होती है। इसीलिए टीचिंग एड्स जो होते हैं, हमारे जो टीचिंग एड्स होते हैं उसके अंदर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, बाकी ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है ना। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है? हमने गणित की प्रकृति पढ़ी है, गणित की प्रकृति को कौन नहीं दर्शाएगा? गणित की अपनी भाषा होती है जिसके माध्यम से सूत्र, प्रत्यय, सिद्धांत आदि का प्रतिपादन किया जा सकता है, लाइक अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, है ना, लैम्बडा, सब कुछ अपनी गणित की अपनी भाषा है। तो सही बात है, आपको क्या बताना था कि नहीं। दूसरा, गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या का अवसर मिलता है, सही बात है। गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र संकुचित नहीं होता है, कैसा होता है? व्यापक होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी स्टेटमेंट में आपकी गलती है। बाकी सारे जो स्थान, दिशा, ज्ञान, मापतोल सारे गणित के आधार है, बिल्कुल सही है। तो वहाँ जो आंसर बना ऑप्शन नंबर सी है। अगला है, गणित की उन्नति तथा वृद्धि जो देश की संपन्नता से संबंधित है, किसके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया? नेपोलियन हिल्स के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया, ठीक है। ये कौन से मूल्य को दर्शाता है? ये सामाजिक मूल्य को, क्योंकि सामाजिक मूल्य की बात हो रही है, सोशल वैल्यूज की बात हो रही है। हम लोग बोल सकते हैं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, क्योंकि देखो नैतिक मूल्य क्या करता है? आपके अंदर आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, आत्मनिर्भरता, ये सारी चीजें दर्शाता है। कलात्मक आर्ट की बात की जाए, संगीत में सब जगह आप इसका प्रयोग करते हैं। अनुशासनात्मक आपके जीवन में डिसिप्लिन लेकर आता है, लाइक आपको समय के पाबंद बनाता है। कई सारी चीजें जो डिसिप्लिन का निर्माण होता है वो अनुशासनात्मक मूल्य गणित के माध्यम से ही होता है। अगला प्रश्न देखो, एक ऐसी योजना जो यह जानने का प्रयास करता है कि विद्यार्थी कितना समझे हैं और इस आधार पर यह तय किया जा सके कि प्रत्येक की व्यक्तिगत अथवा वर्ग की जो आवश्यकता है उसी के अनुसार उसके भविष्य का शिक्षण हो सके। मतलब आप बच्चे को वही चीज़ें टीच करें जो उसके फ्यूचर में काम आए। तो इस प्रकार का यदि हम लोग इवेल्युएशन कर रहे हैं, इस प्रकार का यदि हम लोग मूल्यांकन कर रहे हैं, तो उसे क्या नाम दिया जाएगा? योगात्मक यानी कि समेटिव इवेल्युएशन, सूचनात्मक जस्ट एक इन्फॉर्मेटिव प्रोसेस या इन्फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इसे बोल सकते हैं। डायग्नोसिस इसे हम लोग बोल सकते हैं। निदानात्मक आकलन यहाँ पर बोल सकते हैं, जस्ट इसे टाइप ऑफ टेस्ट या बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेक्ट आंसर होगा? जब आपको पहचान करनी है ना, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? निदानात्मक आकलन का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा, कि हम लोग यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता क्या है या जो ग्रुप है इसकी आवश्यकता क्या है और इसको भविष्य के लिए कैसे तैयार करें। तो हम लोगों को यहाँ पर लगाना पड़ेगा निदानात्मक आकलन। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक आकलन की विशेषता को नहीं दर्शाता है? अगेन आपका नहीं वाला स्टेटमेंट है। विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में जैसा कार्य कर रहे हो उस तरफ देखना, है ना। विद्यार्थी जब अन्य विद्यार्थियों को समझाने अथवा चर्चा में व्यस्त हो उनको सुनना, अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर दिए जाने वाले उत्तरों को मॉनिटर करना कि बच्चे जो है कैसे उनका जवाब दे रहे हैं। जब प्रश्न हमने पूछा तो बच्चों का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, ठीक है। विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका की जांच करना और अंक और ग्रेडिंग प्रदान करना, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया? अनौपचारिक यानी कि नॉन फॉर्मल मीडिया के बारे में पूछा गया। अब ये जो है ये ऑप्शन नंबर डी जो है आपको किसके बारे में बता रहा है? फॉर्मल यानी कि औपचारिक शिक्षण के बारे में बता रहा है। और औपचारिक शिक्षण
एग्जाम जो है इसका हिस्सा नहीं हो सकता है, क्योंकि दो अलग अलग टाइप होते हैं, अनौपचारिक होता है और औपचारिक होता है। औपचारिक में जहाँ पर प्रॉपर तरीके से बच्चों को अंक दिए जा रहे हैं, उनकी ग्रेडिंग की जा रही है, तो वो मीडियम आपका क्या कहलाता है, औपचारिक कहलाता है। बाकी ये अनौपचारिक, ये भी और ये भी, तीनों के तीनों अनौपचारिक मीडियम है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को ऑब्जर्व किया जा रहा है, यहाँ पर भी ऑब्जर्व किया जा रहा है और यहाँ पर भी ऑब्जर्व किया जा रहा है कि बच्चा कैसे कार्य कर रहा है, कैसे लिख रहा है ना। तो वो सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन के अंदर आती है, तो वो नॉन फॉर्मल मीडियम हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन नंबर डी है ये फॉर्मल का है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोगों ने कंप्लीट किए। तो जल्दी से अपना स्कोर आप सभी शेयर करें कि कितना स्कोर आप लोगों ने यहाँ पर 15 क्वेश्चन के अंदर किया, ताकि इसी तरीके से हम लोग और भी चीज़ों को यहाँ पर कंप्लीट कर पाए। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं 8770803840 पर, ठीक है। सेशन को ओवर करेंगे, इससे पहले 3 सेशन जो हो चुके हैं, यदि एक भी सेशन आपका मिस हो गया हो तो यहाँ पर आप आई बटन पर क्लिक करके ज़रूर से सेशन को विजिट कर ले। कोई भी सेशन आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि सभी में कुछ ना कुछ थ्योरी विद क्विज हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो सेशन को ओवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।